Hello everybody, my name is Ashwini Sharma and this is your daily guidance program 3.2। आज आपका टास्क 6 है। एज यूजुअल वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। पहले पार्ट में आपका टास्क और दूसरे पार्ट में आपकी क्वेरीज। आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरीज हैं उनको टेलीग्राम चैनल या फिर किसी और सोशल मीडिया साइट पे पोस्ट करने से पहले आप अगर यूट्यूब चैनल पर ही पोस्ट कर दोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं उसके रिप्लाई मिलने के, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत सारे कमेंट्स पहले से ही होते हैं। तो एक दो के मैं रिप्लाई कर भी दूं तब भी सभी के रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। यहाँ पर मैं वीडियो के अंदर जो भी आपके कमेंट्स होते हैं जल्दी जल्दी मैं उनका रिप्लाई कर पाता हूं। इसलिए कोशिश करना कि टेलीग्राम चैनल की जगह या फिर किसी और सोशल मीडिया साइट की जगह आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज पुट ऑन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के टास्क से। टास्क 6 में आपको सोम का प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल चैप्टर पढ़ना है। कहाँ से पढ़ोगे आप? जसपाल सर के नोट्स। मैं लगभग हर एक टॉपिक के लिए आपको जसपाल सर के नोट्स ही रिफ़र करूँगा। अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो आप ये नोट्स को बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करके यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कोई भी कंटेंट की कमी नहीं लगेगी। अगर कई बार बच्चों को लगता है कि कुछ चीज़ छूट ना जाए उनकी, तो इसके अंदर जो भी चीज़ होनी चाहिए, इवन टेक्स्ट बुक में भी जो नहीं होगी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, वो भी इसके अंदर मिल जाएगी। तो बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो आप जसपाल सर के नोट्स के लिए। तो ये मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप यहाँ से इसको नीचे द सिविल बंदा टेलीग्राम चैनल पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन से ले सकते हो, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। 86 पेजेस हैं। इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है? कोशिश करनी है बेसिक्स को समझने की। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, मतलब बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिन पे ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, लेकिन वो बहुत इजी होने की वजह से, बहुत बेसिक होने की वजह से हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वो हमसे छूट जाता है। तो कोशिश करना बेसिक्स पे ध्यान दोगे, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दोगे, और आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दोगे। लेकिन आप कन्वेंशनल क्वेश्चन जो भी होंगे इसके अंदर, पेज 86 भले ही हैं, लेकिन लगभग 20-30 पेज ऐसे होंगे जिन पर कन्वेंशनल क्वेश्चन सोल्व हो रखे हैं। आपको सिर्फ उसमें ध्यान रखना है। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ कोशिश करनी है कि अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी है, कि क्वेश्चन को देखना है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, और उसके बाद अपना दिमाग चला के ये सोचना है कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देख लेना है। सोल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अभी जो आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे एसएससी जेई, दूसरा ईएससी, और तीसरा गेट के लिए भी समझो। गेट के लिए इस टाइप के कन्वेंशनल क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कर सकते हो आप सोल्व, क्योंकि गेट में कन्वेंशनल क्वेश्चन आएंगे थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप के। लेकिन फिर भी गेट के लिए अगर जो आपको अप्रोच बनानी ही है तो आप पीवाईक्यू से कर सकते हो। वहाँ पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, इंस्टेड ऑफ कि आप ये वाले कन्वेंशनल क्वेश्चन सोल्व करोगे तो। ठीक है। तो गेट के लिए आप बस एक बार क्वेश्चन देख के समझ सकते हो और उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हो। लेकिन गेट के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आप पीवाईक्यू देखोगे। ठीक है। तो सॉल्यूशन खुद से सोल्व नहीं करना है, न्यूमेरिकल खुद से सोल्व नहीं करना है, जो कन्वेंशनल है बस उसको समझना है। ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप सोल्व कर सकते हो। तो यह है चैंपियंस का वर्क, और चैंपियन वो हैं जिन्होंने जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। लेजेंड्स वो हैं जो एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ एग्जाम्स दे चुके हैं। उनको ये वाला वर्क तो करना ही है। ये वर्क उनका लेवल बढ़ाएगा। आपका लेवल एक जगह स्टक हो चुका है, आप सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, लेकिन जो आपकी नॉलेज रह गई है वो रह ही गई है। तो उसको ऊपर करने के लिए, उस लेवल को ऊपर बढ़ाने के लिए आपको फिर से जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको समझना पड़ेगा। इसलिए आपको ये चैप्टर्स तो करनी है। साथ में आपको एनवायरनमेंट और ट्रांसपोर्ट का टेक्निकल बूम करना है। आप डेली टास्क को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपको टेक्निकल बूम कौन सा करना है। अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, ईएससी की कर रहे हो या गेट की कर रहे हो, तो हर वीडियो में आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा टेक्निकल बूम करना है, इसलिए मैं आज नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये आपका आज का टास्क है, टास्क 6। अब आपको रीजनिंग, अच्छा जो बच्चे एसएससी जेई 2024 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीजनिंग के लिए उनका आज का टॉपिक है ओड वन आउट। आप डायरेक्टली इसको गूगल पे सर्च कर लेना तब आपको मिल जाएगा, या फिर जो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको वहाँ पे पिनेकल की बुक मिल जाएगी, वहाँ से भी आपको बुक मिल जाएगी। तो वहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ऑब्जेक्टिव जो कि पहले पूछे गए हैं, या फिर आपके पास कोई एसएससी जेई या फिर एसएससी सीजीएल, इनमें से किसी की भी किताब हो, उनसे भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड भी अगर पूछा जा रहा है तो आप टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन। ये भी आप इसी जगह से कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से भी आप कर सकते हो डायरेक्टली।
तो ये था आपका टास्क 6 जो आपको कंप्लीट करना है। अब आते हैं क्वेरीज के ऊपर। पहला डाउट है विश्वजीत कश्यप का कि सर आई कांट एबल टू फॉलो, प्लीज़ हेल्प। आप अगर टास्क को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, लिटरली ये जो मैं टास्क बता रहा हूँ आप लोगों के लिए बिल्कुल स्पून फीडिंग ही है। आपको इतने सारे काम करने होते हैं तब आपका सिलेक्शन होता है। जैसे आपको खुद से सोचना है कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, खुद से स्केड्यूल बनाना है, फिर उसके बाद पढ़ना भी है। मैं आपकी सारे के सारे काम खुद से करके दे रहा हूँ अपना टाइम निकाल के, कि आपको भूल जाना है कितना बड़ा सिलेबस है, आपको भूल जाना है कब आपको रिवीजन करना है, आपको कब टेस्ट सीरीज लगानी है, आपको कब रिवाइज करना है। सब कुछ भूल के सिर्फ इतना करना है कि जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ बस उसको कंप्लीट कर लो। जब आप सोचते हो कि आपको एसएससी जेई का एग्ज़ाम निकालना है, या फिर ईएससी का एग्ज़ाम निकालना है, गेट का एग्ज़ाम निकालना है, या फिर एक्स वाई जेड कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, तो आपके सिर पे इतना बड़ा सिलेबस का बोझ होता है। टेक्निकल भी होता है, नॉन टेक्निकल भी होता है। और बस इस बोझ तले ही आप दब जाते हो। आप सोचते हो कि किस तरह से मुझे पढ़ना होगा, कैसे महीने में कितना सिलेबस कंप्लीट होगा, एक 2 महीने में कितना सिलेबस कंप्लीट होगा। अल्टीमेटली आप यही सब सोचते रहते हो। डेली का फिर आप निकालते हो कि आज मैं कितना करूँ, एंग्जाइटी आती है। मैं आपको बिल्कुल परोस के दे रहा हूँ चीज़ें कि आपको इतना नहीं सोचना है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज जो मैंने आपको टास्क दिया है, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया, आप सिलेबस को पूरा भूल जाओ, जितना भी सिलेबस है। आपको जो मैंने आज का टास्क दिया है बस उसको कंप्लीट कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इतनी आसान चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो इतनी भारी चीज़ कैसे करोगे। मैंने सभी टास्क को इस तरह से ब्रेक किया है कि मिनिमम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट कर सको। आपका अगर एग्ज़ाम पहले भी कोई और आ जाए तब भी आप मैक्सिमम आप अपना एग्ज़ाम में दे सको। तो अगर मैं इतना सब कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो ये ज़िम्मेदारी आपकी भी बनती है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या आप अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते हो? ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो आपको सोचना ही नहीं है दूसरे सिलेबस के बारे में। आपको मैंने एक टास्क दिया है, बस उसको कंप्लीट करना है सुबह से लेके शाम तक, मॉर्निंग टू इवनिंग। आपका सिर्फ एक ही पर्पज़ होना चाहिए लाइफ का कि ये जो मुझे टास्क मिला है इसको मैं कंप्लीट करूँगा। और जिस दिन आप टास्क कंप्लीट कर दोगे उस दिन आपका सिलेक्शन हो गया। अगले दिन का टास्क मिलेगा, उसको आपने कंप्लीट कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो गया। जब हर दिन आप खुद से बोलोगे कि आज मैंने टास्क कंप्लीट किया मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो यही कॉन्फिडेंस आपका एग्ज़ाम में भी दिखेगा जब आप एग्ज़ाम लिखने बैठोगे। तो बहुत ईज़ी हैं चीज़ें। मैं खुद से आपको करके दे रहा हूँ चीज़ें, बस आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये छोटा-सा टास्क कंप्लीट करना है, इतनी सी बात है। ठीक है, मान लिया इस बात को कि टास्क आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अपना 100% देना है। टास्क 100% कंप्लीट हो ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपना 100% दे रहे हो, तो ये टास्क कंप्लीटेड है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप अगर जो 50% दे के आप 80% कर रहे हो, तो मतलब नहीं चलेगा काम। ठीक है? तो आप अपना 100% दो, टास्क जितना कंप्लीट होगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी अभी मैं बहुत कम दे रहा हूँ आपको टास्क, तो कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। ठीक है? तो आपका डाउट यही था कि आप नहीं फ़ॉलो कर पा रहे हो, फ़ॉलो तो आपको करना पड़ेगा। ये सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आप खुद से डिवाइड करके देख लो, खुद से पढ़ के देख लो, आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि कब आपको रिवीज़न करना है, कब क्या करना है। मैं खुद से आपको बताऊँगा किस दिन आपको रिवाइज़ करना है, किस दिन आपको टेस्ट करना है, टेस्ट देना है। तो कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा खुद से। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा-सा मेंटल स्ट्रेंथ दिखाओगे तो चीज़ें बहुत आसान है, हो जाएँगी। वैसे ही बहुत आसान है, मैंने और बहुत आसान कर दिए हैं, आप भी बड़े आराम से कर लोगे इसको। सो डोंट वरी, बस बिलीव करो, रिलीजियसली फ़ॉलो करो इन टास्क को, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बच्चों का हुआ है सिलेक्शन, इस तरह से मेहनत करके आपका भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर यूकेपीएससी जेईई के लिए कुछ बता दीजिए, अगर आप कुछ बता सकते हो, क्योंकि 23 से पेपर है और थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पहले 2 बार। मैं लगभग हर दिन हर एक एग्ज़ाम के बारे में आपको बताता हूँ। यूकेपीएससी जेईई के लिए भी मैंने अलग से स्ट्रेटजी आपको बताई थी। टास्क 6 चल रहा है अभी, लगभग 5 के 5 टास्क में 2-3 बार तो मैंने यूकेपीएससी जेईई की बात करी है। ये जो मैं आपका डीजीपी 3.0 बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, ये जो मैं टेक्निकल बूम वाला पार्ट दे रहा हूँ, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है? और हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका सिलेबस है, उसके अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं अलग-अलग। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, उसको डाउनलोड करो। सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं, 2-2, 3-3 टॉपिक्स चूज़ करो और उसमें 15-15 मिनट, आधा-आधा घंटा दो। जैसे हिंदी के टॉपिक्स हैं, हिंदी के ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको लिख लो। 2 या 3 टॉपिक चूज़ करो, उनमें 15-15 मिनट दो।
इस तरह से डेली बेसिस पे आपको करना है। जैसे आज 12 तारीख है, 23 तारीख तक आपको करना है, तो 3 या 4 टॉपिक ले लो, सबको 15-15 मिनट दो। ठीक है, लगभग जैसे मान लो आपका हिंदी का सिलेबस है, अगर 4-4 टॉपिक लेके भी चलोगे तो 4, 8, 12, 16, 20, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में आपका पूरा हिंदी का सिलेबस कवर होगा। ठीक है, 12 से 23 लगभग आपके पास 12 दिन ही बचे हैं, 10 दिन मान लो, तो 2 बार आपका एक बार हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ ऐसे ही इंग्लिश करना है। उसके बाद टेक्निकल आपको डेली टेक्निकल बूम से करना है। टेक्निकल बूम मैं आपको बता चुका हूँ। इसके साथ साथ आपको टेक्निकल पैकेज करना है। टेक्निकल पैकेज क्या होता है कि आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में जाओगे तो वहाँ पर UKPSC जेई के PYQ आपको मिलेंगे। एक भी PYQ नहीं छोड़ना है, जितने भी PYQ हैं सब करने हैं। कैसे करने हैं? आपने UKPSC जेई, ठीक है, PYQ ओपन किया, उसके बाद उसको सबमिट कर दिया तुरंत। सबमिट करने के बाद आपका पहला क्वेश्चन आया आपके सामने, उसको क्वेश्चन को देखो, खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, नहीं हो सॉल्यूशन तुरंत देख लो। क्योंकि हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि PYQ आपने देखे हुए हों, क्योंकि एग्जैक्टली सेम PYQ पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि पहली बात तो ये है कि UKPSC के जितने भी PYQs हैं, AE के हों या JE के हों, वो आपको करके जाने हैं। और इस तरह से आप कर सकते हो टेक्निकल पैकेज की तरह कि सबमिट किया और एक एक करके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तुरंत नहीं देखने हैं, खुद से अटैम्प्ट करना है और फिर देखना है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, और एक दो पेपर आपको खुद से भी अटैम्प्ट कर लेने हैं उसी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से। ठीक है, इससे मुझे लग रहा है चीज़ें हो जाएंगी, बहुत आसानी से हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर CGPDTM का डेट आ गया 21 दिसंबर को है, उसके लिए कुछ बता दीजिए। सौरभ सर से एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा CGPDTM का। देखो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग भी है, और आपके पास GS भी पार्ट, GS वाला पार्ट भी है, साइंस भी है इसके अंदर, और आपके पास प्रॉपर्टी राइट, IPR वगैरह भी है इसके अंदर। ठीक है, तो पहली बात तो इस चीज़ को समझो कि ये वाली पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट करो, ताकि इसका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि GS वाला पार्ट ये होगा कि हर बच्चा हर क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। GS के मान लो 20 क्वेश्चन हैं, तो 10 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर पाओगे, बाकी के 10 क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, ना भी करो तब भी चलेगा। ऐसे ही साइंस, साइंस के मान लो 20 क्वेश्चन हैं, तो 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो आप कर पाओगे, लेकिन बाकी के नहीं कर पाओगे। लेकिन एप्टीट्यूड रीजनिंग में हार्डली एक दो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नहीं कर पाओगे, बाकी सब आप कर सकते हो। तो मेन फोकस एप्टीट्यूड रीजनिंग पे रखो, इनको बस डेली बेसिस पे पढ़ लो, बेसिक क्वेश्चन कर लो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज जो है ना, उसमें CGPDTM तो छोड़ो, GS का जो जो भी पार्ट है, साइंस के लिए जो भी उसके अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं, साइंस के से रिलेटेड जो भी वहाँ पे क्वेश्चंस हैं PYQ टाइप, SSC के या फिर किसी और के भी, बस उनको कर लो, मतलब डेली बेसिस पे उनको कर लो। क्योंकि साइंस पूरी तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ कुछ बेसिक बेसिक से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। सब कुछ नहीं ख़त्म कर पाओगे, इसलिए आपका एम ये होना चाहिए कि 21 तारीख तक रोज़ मैं पढ़ूंगा और जितना मैं कर लूँगा बस उतना ही एग्ज़ाम में आएगा, वही इंपॉर्टेंट है। मेन फोकस एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे रहेगा। IPR के जो बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल डेप्थ में जाओगे कोई फ़ायदा नहीं है, डेप्थ वाले क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाएगा। तो जो बेसिक कॉपीराइट से रिलेटेड, IPR से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बेसिक बेसिक, उनको देख लेना। कोई PDF हो, कोई PPT हो, या फिर कोई अलग से कुछ क्रैश कोर्स टाइप का कुछ हो, स्पेशल क्लास कर किसी ने कराई हो, बस वो देख लेना, उसको नोट डाउन कर लेना। उसके उससे मतलब क्वेश्चन उससे पूछे जाएँ तो आपसे हो जाने चाहिए। बस इतनी अप्रोच रख लो, इतने से कम दिन में सबको ऐसा ही लग रहा होगा कि क्या ही कर पाएंगे, लेकिन इसका एक एक दिन भी आपने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और स्क्रीनिंग ही है ये, हो जाना है सिलेक्शन, अगर अगले हर एक दिन को अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SSC JEE 2023 में आई थिंक 10-15 मार्क्स पीछे रह गया टोटल, अब कैसे कमबैक करें? कमबैक करने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि सबसे पहले शुरू करो। बहुत टाइम लेट आप स्टार्ट करोगे तो आप वापस से उन्हीं लोगों के साथ होगे जिन्होंने आपको पीछे पछाड़ा था। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करो कि आज से ही आपकी तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। इस चीज़ का वेट मत करो कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। आज से ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, तब आप बाकी लोगों से आउटस्टैंड करोगे। तो आज से ही तैयारी स्टार्ट करो, जैसे मैं बता रहा हूँ उन टास्क को फॉलो करो। पहले भी DGP 1 DGP 2 आप लोगों ने देखा है कितना आपको फ़ायदा मिला है, आपकी खुद की मेहनत से मिला है फ़ायदा। ये तो मैं बस एक डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, बस इस डायरेक्शन पे चलो, सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सौरभ सिंह यादव का, थैंक यू सर।
प्लीज़ कंटिन्यू DGP 3.0 टिल SSC JEE 2024। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर एक दिन मैं आपके लिए वीडियो लाऊँ, लेकिन अभी ज्वाइनिंग आने वाली है मेरी असिस्टेंट कमांडेंट की भी, तो ट्रेनिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। शायद इतनी कंटिन्यूटी से वीडियो ना बना पाऊँ, या फिर वीकली बनाऊँ मैं वीडियो, ऐसा हो सकता है। लेकिन पहली कोशिश मेरी यही रहेगी कि 10-15 मिनट निकाल के मैं आप लोगों के लिए आपको टॉपिक तो दे ही दूँ। क्या पता क्वेरीज़ मैं डेली ना ले पाऊँ, लेकिन हाँ, कोशिश करूँगा कि टॉपिक्स मैं आपको डेली दे दूँ। ठीक है? बाकी जिस तरह से चीज़ें होंगी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। इसलिए जब तक मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इन वीडियोज़ की वैल्यू करो और जितने टास्क मैं दे रहा हूँ उनको डेली कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक कुमार का। भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, एक एडवाइस लेनी है कि BRO की ट्रेनिंग करते हुए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना UPPSC AE HPPSC AE प्रिपरेशन करने के लिए। मैं इसमें कोई ज़्यादा अच्छी आपको राय नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ट्रेनिंग मैंने नहीं करी थी BRO की। ठीक है? मैंने फिर प्रिपरेशन घर पे बैठ के करनी स्टार्ट कर दी थी, तभी मेरे आगे के सिलेक्शन हुए भी थे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि तभी सिलेक्शन हुए थे। बहुत बच्चों के BRO से मतलब BRO की ट्रेनिंग करते करते जॉइनिंग लेने के बाद भी उनके सिलेक्शन हुए हैं। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मान लो आप BRO की ट्रेनिंग कर रहे हो। देखो सबके लिए ऐसे ही है कि मान लो जो बच्चा 24 घंटे जिसके पास पूरे हैं, उन 24 घंटे में से भी ज़्यादा से ज़्यादा कितने पढ़ पा रहा है? 7 से 8 घंटे भी एवरेज नहीं पढ़ पा रहा है बच्चा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखो। जिसके पास 24 घंटे भी हैं वो डेली 7 से 8 घंटे भी पढ़ ले, तब भी उसका हर एक सिलेक्शन हो जाए। लेकिन नहीं पढ़ पा रहा है बच्चा इतना भी। आप BRO की ट्रेनिंग करने गए, मान लो आपके पास टोटल मिला के 7 से 8 घंटे, चलो मान लो 7 घंटे ही ऐसे हैं जो आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हो, मतलब जो फ्री टाइम है आपके काम से अलग 7 घंटे। इस 7 घंटे में से भी 5 घंटे डेली आप पढ़ लोगे। पहले तो ये निकालो कि पहले तो सिंपल ये बताओ कि आपको कितना टाइम मिल रहा है सारी चीज़ें करने के बाद, सोने के बाद, अपने काम के बाद, ठीक है, खाने पीने के बाद, अलग से थोड़ा टाइम। देखो कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, जैसे थोड़ा पर्सनल टाइम आपको पर्सनल नहीं रखना पड़ेगा, पढ़ाई को देना पड़ेगा। तो उन सबको निकालने के बाद मान लो आपके पास 5 घंटे बचते हैं, तो फिर ये 5 घंटे में से 4.5 से 5 घंटे की एफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। डेली इतना कर लोगे, कंसिस्टेंसी से कर लोगे, हर एक एग्ज़ाम निकल जाएगा। आपने UPPSC AE की बात करी, बहुत अच्छी बात है कि इतनी जल्दी आप सोच रहे हो, अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। अगर अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। DGP 3.0 को फॉलो कर सकते हो। एक एक टॉपिक इस तरह से करोगे, टेक्निकल बूम आप डेली करोगे, तो जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और इतने टाइम में ही कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप 4 से 5 घंटे भी डेली दोगे तो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से निकल के आप UPPSC AE बनो, PWD में जाओ, तो डेली इतनी मेहनत करोगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है नितिन कुमार का कि सर आपने जो GS के हिंदी के नोट्स अपलोड किए हैं वो सफिशेंट है ना SSC के लिए, या किसी और नोट से हेल्प लेना पड़ेगा? जो नोट्स भी मैंने अपलोड किए हैं वो किसी के भी टीचर के हों, आपके पास जो नोट्स हों वो किसी के भी टीचर के हों, उनको कंप्लीट करो, सफिशेंट है। बस उसके साथ जितने भी PYQ हैं, बस PYQ डेली बेसिस पे फिर आपको करने हैं। एक बार बेसिक नोट्स कंप्लीट करते हो तो आपका एक लेवल बन जाता है कि एक बेसिक क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप उसको कर दोगे। लेकिन पेपर का लेवल अगर बेसिक ही आया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बेसिक से थोड़ा ऊपर आया तो ना आप कर पाओगे, ना जिसने तैयारी नहीं करी वो भी नहीं कर पाएगा, तो आप लोग बराबर हो जाओगे। तो वहाँ पे आउटस्टैंड करने के लिए तो आपको बेसिक नॉलेज का यूज़ करके आपको PYQ भी करने पड़ेंगे। तो मतलब सबसे पहला स्टेप तो यही है कि नोट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, किसी भी टीचर के हों, कोई भी आपके पास नोट्स हों। वो कंप्लीट करने के बाद डेली बेसिस पे PYQ करो। कौन से PYQ करने हैं? जैसे आप JEE की तैयारी कर रहे हो, SSC JEE की, तो SSC JEE के ही PYQ कर लो, स्टैटिक के। पिनेकल की बुक मैंने अपलोड की हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। PYQ डेली बेसिस पे PYQ करो, लेकिन पहले नंबर पे नोट्स कंप्लीट करो। सफिशिएंट है बिल्कुल नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप PYQ करने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतनी ही क्वेरीज मैं आज लूँगा, और डेली टास्क कंप्लीट करते रहो। मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।